हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है प्रणव कटारा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हमने क्या करा था, हमने पढ़ा था फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2। तो सुनिए, फिजिक्स है एक खेल और इस खेल को आपको मेरे साथ खेलना है। इस खेल को इतना आसान बनाना है कि खेल खेल में फिजिक्स को सीखना है और फिजिक्स को सीख के फिजिक्स के पेपर में फुल नंबर लाने हैं। सुनिए मेरी बात, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। और आपको थोड़ा बहुत प्रीव्यू है और लेक्चर 1 में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको प्रीव्यू दे दिया है जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था। लेक्चर 02 में बड़ी बड़ी मस्त बात होने वाली हैं और इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सुनिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। और हमने पहले लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था? तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि करंट क्या होता है, करंट के कितने टाइप्स होते हैं और 1 एम्पियर करंट को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि 1 एम्पियर करंट बन जाए या कितना चार्ज फ्लो होगा। तो सुनिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं करंट की यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या है, कैसे निकालते हैं यूनिट? वही पुराना काम, फॉर्मूला लिखो, I बराबर चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब चार्ज की सबको पता है, अरे सबको पता है क्या होती है चार्ज की? कूलाम। यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलाम। टाइम की होती है सेकंड। तो करंट की यहाँ से क्या यूनिट निकल के आ रही है? कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। और करंट की एक और यूनिट होती है जिसे कहते हैं आपने पढ़ा होगा, एम्पियर। एम्पियर कहते हैं, एम्पियर। कूलाम पर सेकंड या एम्पियर, ये दोनों ही ऐसा यूनिट्स हैं। समझ में आया? इतना आपको क्लियर है? तो सुनिए आगे की बात। ये तो हो गई यूनिट ऑफ करंट। अब बात कर रहे हैं कि 1 एम्पियर करंट क्या है। ऑल्दो मैंने इसको पीछे लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूं, पर आपको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझाऊं तो सुनिए। I बराबर Q अपॉन टी। I की यूनिट है क्या? एम्पियर या कूलम पर सेकंड, हम एम्पियर कंसीडर कर रहे हैं। करंट मुझे कितना बनाना है? मुझे करंट बनाना है लाला कितना? 1 एम्पियर बनाना है। तो मैं आपसे पूछूं, 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए मुझे कितना चार्ज और कितना टाइम देना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा जिससे हमारा जो करंट है वो 1 एम्पियर का हो जाए? तो सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा सिंपल है। आपको यहाँ से दिख रहा है, अगर टाइम को मैं 1 सेकंड रखूँ, 1 सेकंड रखूँ क्या, t बराबर 1 सेकंड, टाइम को 1 सेकंड रखूँ और चार्ज को 1 कूलाम रखूँ, 1 सेकंड 1 कूलाम रखो। I इक्वल्स टू क्यू की जगह कितना है? 1 कूलाम डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 1 सेकंड। कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। यानी हमें मालूम पड़ रहा है कि करंट 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराने के लिए हमें 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज पास करना पड़ेगा। सर मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा दिलाता हूँ, आओ मज़ा दिलाता हूँ आपको मज़ा। सुनिए, थोड़ा सा इसको रिलेट कर लीजिएगा अपनी रियल लाइफ के साथ। ये है कोई भी कंडक्टर या फिर कोई, ये मैंने मान लो कोई वायर ले लिया, कंडक्टिंग वायर। अब मैं आपसे कहूँ कि करंट क्या है? करंट है जितना भी चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से जितना भी चार्ज जितने टाइम में पास हो जाए, भैया उसी को हमने करंट कह दिया। और हम बात कर रहे हैं 1 एम्पियर करंट की, तो कितना चार्ज इसमें और कितने टाइम के लिए? तो हमने मालूम कर लिया कि टाइम तो 1 सेकंड है, यानी टाइम में ले लूँ 1 सेकंड। अब चार्ज कितना फ्लो कराना है राजा? हमको कराना है 1 कूलम। तो भैया मैंने आपसे कह दिया कि इस क्रॉस सेक्शन से हमको अगर 1 कूलम
अगर हम इस कंडक्टर से कितना Q बराबर 1 कूलम चार्ज पास कर दें 1 सेकंड में, तो करंट कितना आएगा? जी हाँ, बिल्कुल 1 एम्पियर आएगा। अरे भाई साहब, इससे बात हमें समझ में आ रही है क्या? करंट तो हमने समझ लिया 1 एम्पियर कैसे आएगा 1 सेकंड में, 1 कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पास कर दो। मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कितने होते हैं। 1 कूलम चार्ज में होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 कूलम चार्ज या फिर इतने इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं, तब 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। आपको ये बात समझ में आ गई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। 1 एम्पियर आपको समझ में आया क्या था? 1 एम्पियर अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए आगे डिस्कस करने वाला हूँ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर में यूज़ होते हैं, और इस चैप्टर को समझने के लिए उन पॉइंटों का आना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या है, कुछ नहीं है, खेल खेल में इसको पॉइंटों को भी उड़ा डालेंगे और बड़े अच्छे से समझाऊंगा आपको, मज़ा आएगा, मज़ा। वेट करिए। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुनिए बात को। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसको लिख लीजिएगा। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सुनिए। मुझे पता है करंट फ्लो कौन कराता है वायर में? करंट फ्लो कराता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही करंट फ्लो करा सकते हैं? मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉन के अलावा भी ऐसे बहुत सारे चार्ज कैरियर या फिर एनर्जी कैरियर हैं जो करंट को फ्लो कराने में बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो सुनिए। आपके पास पानी है। पानी में क्या होगा, अगर आप वायर डालोगे, डिस्टिल वाटर है, आपने वायर डाला और अपने दोस्त से बोला इधर आना, इसमें उंगली डालना। उसने कहा अरे ले, डाल दी। वो बोला मुझको तो कुछ नहीं हुआ। वो कह रहा अरे इसमें तो करंट का वायर डाला था मैंने, तुझे करंट क्यों नहीं लगा? तो वो बोलता है अरे हल्के में ले रहे हो क्या, भारी आदमी है हम। ओके, तो उसने क्या करा? उसने कहा 1 मिनट और, एक और बार इसमें उंगली डालनी है तुम्हें, बस मुझे छोटा सा काम करना है। उसने पूछा क्या? मुझे इसमें नमक घोल दे। उसने क्या करा? नमक, यानी उसने लिया वाटर। उसने पहले वाटर में क्या करा? कुछ नहीं करा, डिस्टिल वाटर था। डिस्टिल वाटर था, उसमें उसने कहा उंगली डाल दी, करंट नहीं मारा। उसने कहा 1 मिनट रुक जा, मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ? नमक। नमक तो आपने सबने सुना होगा, NaCl कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में खाते हैं हम। उसने कहा मैं NaCl डाल रहा हूँ। तो NaCl जैसे इसके अंदर गया, NaCl भाई साहब बोले क्या? भाई मैं तो टूट गया। क्या बोले NaCl? मैं तो टूट गया। मैंने कहा किस में टूटा बताओ? तो बोलता है NaCl Na प्लस आयन Cl नेगेटिव आयन्स में टूट गया। यानी जब मैं नमक इसमें डाला तो किस में टूट गया? Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस। अब ये टूट गया। अब क्या होगा, जब ये नमक मैंने डाला तो ये आयन्स में टूट गया। अब ये आयन क्या करेंगे? इसके अंदर करंट फ्लो करा देंगे। अब क्या होगा? उसने कहा था 1 मिनट रुक जाना, मैं इसमें नमक डाल दूं। उसने नमक डाला। अब उसने कहा आजा, तू तो भारी आदमी है, इसमें उंगली डालना होगा। रुकियो, ले अभी डाल देता हूँ। उसने करा ऊपर। अरे ये कह रहा है ये क्या हुआ भाई, इसको तो खेल खेल में मैंने ऊपर पहुंचा दिया। यानी क्या हुआ, उसे मार गया करंट। यानी उस वाटर में जिसमें पहले करंट फ्लो नहीं कर रहा था, अब उसमें करंट फ्लो कर गया, आगे वाला ऊपर पहुंच गया। यानी इससे हमें क्या पता पड़ रहा है कि NaCl डालने से वाटर में आयंस बन गए। आयंस कौन से आयंस बन गए भाई साहब? कौन से आयन? ये बन गए फ्री आयंस।
जैसे किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करती है, ऐसी किसी भी वाटर या फिर ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर फ्री आयंस नहीं है, और अगर हम उसके अंदर फ्री आयंस डाल दें तो क्या होता है, उसके अंदर भी करंट फ्लो हो जाती है। यानी करंट फ्लो हो जाती है तो क्या होता है, हमारे लिए तो अच्छा है, हमें मालूम पड़ गया क्या कि इलेक्ट्रॉन के अलावा फ्री आयन भी करंट फ्लो करा सकते हैं। तो समझिए, ये आपको चर्चा समझ में आएगी, थोड़ा सा रुकिए। इतनी बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। और एक्सपेरिमेंट घर पे ना परफॉर्म करें नमक वाला, और किसी दोस्त को ऐसा ना करने दें, मालूम पड़ा टिकट कट गई ऊपर। अब सुनिए, जैसे हम चार्ज निकालते हैं Q बराबर एन से। Q बराबर एन से मैंने आपसे कहा कि 50 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, मुझे चार्ज बता दो 50 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा। मैंने कहा एन क्या है, नंबर ऑफ आयन, 50 इलेक्ट्रॉन है, तो लो भैया कौन सी बड़ी बात है, 50 मल्टीप्लाई ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। 50 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 50 ई हो जाएगा। और ई की वैल्यू क्या है, वही 1.6 10⁻⁻⁹ इतना चार्ज होगा। पर आयन के केस में ये बात बदल जाती है। आयन के केस में क्या होता है, सुनिए, आयन के केस में क्या होता है, आयन के केस में आपका जो टोटल चार्ज आयन का होता है वो सुनिए, टोटल चार्ज ऑन आयन, इसको मैं क्या Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर एन क्यू। अब सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो Q है वो टोटल है, टोटल चार्ज ऑन आयन। यहाँ जो Q है ये है चार्ज ऑन वन आयन। समझा रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मेरे को। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री आयंस। जैसे मैंने आपसे कहा 50 इलेक्ट्रॉन पे 50 इंटू ई ऐसे करके हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि मेरे पास है कॉपर का आयन है, तो कॉपर डबल पॉजिटिव आयन है मेरे पास, यानी कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी प्लस के 2 ई चार्ज है। कितना चार्ज है, एक आयन पे कितना है, प्लस के 2 इंटू ई। ये तो आपको पता होगा। क्यों इस पे प्लस के 2 ई क्यों आया, क्योंकि कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन भग गए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हटा दो तो पूरे एटम पे कॉपर के पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकल गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, माइनस के ई, 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हुआ, माइनस के 2 ई, तो 2 इलेक्ट्रॉन भग गए तो उसके ही बराबर प्लस के 2 ई चार्ज आ जाएगा कॉपर एटम पे। तो सुनिए, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास भाई साहब 50 क्या है, Cu के आयंस हैं, तो मुझे बता दो चार्ज कितना होगा 50 Cu आयंस पे। मैंने कहा आ जाओ इधर, फॉर्मूला लगाओ, Q बराबर एन क्या, नंबर ऑफ आयंस, मैंने कितना बोला 50। देखो 50 मल्टीप्लाई Q, चार्ज ऑन वन आयन, इस एक आयन पर कितना चार्ज है, प्लस के 2 ई, यानी 2 ई। अब डिफरेंस देखो, यहाँ पर 50 इंटू ई है, यहाँ 50 इंटू 2 ई है। डिफरेंस क्या है, ये 2 ई है, ये ई है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब अगर हम एटम बदलेंगे तो एक एटम पे चार्ज बदलेगा। कैसे, एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास 50 Na पॉजिटिव आयंस हैं। तो अभी नमक घोला था ना, तो पानी में NaCl के आयंस बने थे, Na आयंस, Cl आयंस। तो मैंने बोला कि 50 Na आयंस है, मुझे ये बता दो इन 50 Na आयंस पे कितना चार्ज होगा। आओ फॉर्मूला लगाते हैं आओ। N क्या है, नंबर ऑफ आयन, कितने लिए मैंने 50। समझिए, अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा Q क्या है, चार्ज ऑन वन आयन, कितना चार्ज है, प्लस, यानी इस पर चार्ज है प्लस के E, तो यहाँ क्या आएगा E। देखो मैंने सिर्फ एटम चेंज करा है, ये वैल्यू चेंज हो गई, अब आप कहोगे ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पर जो फंडामेंटल चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन का आता है,
यहाँ पर Na में से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए ये आपको सेम दिख रहा है। और सुनिए एक और एग्जांपल, मान लो मेरे पास एल्यूमिनियम 3+ है, 3+ लिख लो या फिर इसको लिख लो ट्रिपल पॉजिटिव। मैंने कहा मैंने 50 ले लिए, ऐसे 50, मुझे चार्ज बता दो उनको। सिंपल है, नंबर ऑफ फ्री आयन कितने हैं, 50। चार्ज ऑन वन आयन कितना है इस पर चार्ज, 1 2 3 प्लस के 3 यानी 3 आ गया यहाँ पर। देखो ये वैल्यू चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है। यानी हमें एक बात मालूम पड़ी, जो आयंस के केस में जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है कि उस आयन पे कितना चार्ज है, कितना चार्ज है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं टोटल आयंसों पर कितना चार्ज होगा। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। आगे चलते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार पॉइंट आपको बताऊंगा, सुनिए। तो चर्चा करने वाले हैं दूसरे पॉइंट की, सुनिए। दूसरा पॉइंट क्या है, मैं आपसे पूछूं, मेरे को आप ये बताइए करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? दिमाग लगाइए कौन सी क्वांटिटी है। तो सुनिए, ये बताने से पहले हमें मालूम होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो हम क्या, मैंने आपसे क्या पूछा कि करंट इज स्केलर और वेक्टर, बताइए करंट स्केलर है या वेक्टर है। तो सुनिए, स्केलर आपको पता है कौन सी क्वांटिटी होती है, जो मैग्नीट्यूड से तो मतलब रखती हैं, जिन्हें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्केलर क्वांटिटी बोलती हैं भैया हमारे पास मैग्नीट्यूड है, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो होती हैं स्केलर। वेक्टर क्या होती हैं, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनके पास होता है मैग्नीट्यूड, जिनके पास होती है डायरेक्शंस, और ये आपने पढ़ा था 9th और 10th में। पर ये जो डेफिनेशन या फिर जो हम बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, ये अधूरा है। कैसे, सुनिए। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जो आपने 11th में वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था। क्या, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी हैं, और जो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, उनको हमने कहा था वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट वेक्टर है या स्केलर है? मैंने कहा करंट ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है। कैसे प्रूव करके दिखाऊंगा अभी आपको, सुनिए। वेक्टर होने के लिए वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम ये समझते हैं करंट स्केलर क्यों नहीं है। सुनिए, स्केलर यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। देखिए, ये एक वायर है, ये एक वायर ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, यहाँ से 4 एम्पियर जा रहा है करंट, यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रहा है। आप मुझे बता सकते हो कि इस वायर में कितना करंट होगा? बिल्कुल बता सकते हो, ये 4 ऐसे, ये 3 ऐसे, ये 7 एम्पियर जाएगा। क्या ये मैं बोल रहा हूँ या रियलिटी में? भाई साहब ये रियलिटी में होता है। क्यों होता है, सुनिए। मैंने यहाँ पर एमीटर लगाया, उसमें रीडिंग आएगी 4 एम्पियर। यहाँ एमीटर लगाया एक, उसमें रीडिंग आएगी 3 एम्पियर। फिर यहाँ पर एक वायर में लगा दिया एमीटर इधर, तो 7 एम्पियर आएगी। इसका मतलब ये दोनों करंट जाके जुड़ गए। अब अगर ये स्केलर है तो इसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। सुनिए, इसी डायग्राम को सेम टू सेम यहाँ बनाता हूँ मैं। देखिए, 4 एम्पियर है, बिल्कुल 4 एम्पियर जा रहा है ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये 4 एम्पियर जा रहा है, ये 3 एम्पियर भी जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ें ऐसी सेम करता हूँ। पर स्केलर होगा तो डायरेक्शन वायरेक्शन चेंज करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए, मैंने ये 3 एम्पियर ये जा रहा है, मैंने इसमें कर दिया कि 3 एम्पियर आ रहा है। इस वाले केस में क्या हो रहा था, इस वाले केस में क्या हो रहा था, सुनिए। इस वाले केस में ये 4 एम्पियर इधर से, 3 एम्पियर इधर से, ऐसे करके ये 7 एम्पियर बन के निकल गए। इस केस में क्या हो रहा है, ये 4 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर में गया, और ये बताओ यहाँ पर कितना होगा। यहाँ पर ये 4 एम्पियर है, वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा। कैसे बोलेगा, मैं तो टूट गया। कैसे, 4 एम्पियर इस वायर में जाएगा 3 एम्पियर, तो इसमें जाएगा 1 एम्पियर।
सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड पे असर पड़ गया, यानी इसमें डायरेक्शन का महत्व है, इंपॉर्टेंस है इसमें डायरेक्शन की। यानी जो करंट है वो हमें ये तो पता पड़ गया स्केलर नहीं है, क्यों, इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंट है। पर ये वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, तो वेक्टर भी होना चाहिए। मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि वेक्टर होने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। मान लो मैंने करंट से कहा, क्या कहा मैंने करंट से, करंट भैया मेरे से ले लो आप 20 लाख रुपए। करंट बोला हाउ, ले लिए मैंने, अब बताओ क्या करना है इनका। मैंने बोला 3 मिनट के लिए आप वेक्टर क्वांटिटी बन जाओ। करंट ने बोला बिल्कुल बन जाता हूं, पर 3 मिनट से ज्यादा मैं नहीं बनूंगा। उसने कहा मैं बन गया वेक्टर क्वांटिटी। मान लो हमने करंट को 20 लाख रुपए दिए, बोला तू बन गया वेक्टर क्वांटिटी। अब समझिए अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी है, यानी यहां से करंट जा रहा है I1, यहाँ से जा रहा है I2, और यहाँ करंट कितना निकल रहा है I3। I1 4 है, I2 3 है, और I3 7 एम्पियर बन के निकल रहा है। मैंने क्या करा, यहाँ पर 30 डिग्री था। जब वेक्टर मैं कह रहा हूँ करंट वेक्टर बन गया, यानी जब हम करंट की दो करंटों को जोड़ के फाइनल करंट निकालेंगे तो उसमें एंगल का इंपॉर्टेंस है, अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। सुनिए, मैंने ये क्या करा, 4 एम्पियर तो ऐसे ही जा रहा है, ये 3 एम्पियर को थोड़ा सा वायर जो लिया ऐसे थोड़ा एंगल कर दिया उसका, ऐसे करके 4 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, और मैंने एंगल कितना कर दिया 60 डिग्री। आप ये बताओ 4 एम्पियर ऐसे 3 एम्पियर ऐसे, तो यहाँ पर 7 एम्पियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस केस में दोनों केस सेम है, बस मैंने एंगल चेंज करा है। अगर मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ तो जो वैल्यू है वो इन दोनों के लिए अलग आनी चाहिए। कैसे, सुनिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, किन्हीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हम कैलकुलेट आउट करते हैं तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ जो थीटा होता है वो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होता है। अब देखो I1 की ऐसे डायरेक्शन है, ये है I1 वेक्टर, I2 वेक्टर, I3 वेक्टर, ऐसी I1 वेक्टर, I3 वेक्टर, और ये है आपका I2 वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट आउट करें तो ये फॉर्मूला लगाओ a और b वाला। तो इसमें a क्या है, I1, देखो I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस। अब थीटा क्या है, I1 और I2 के बीच में 30 डिग्री, 30। देखिए अभी आपको मालूम पड़ेगा कि वेक्टर क्यों नहीं है। ऐसे ही इस केस में रिजल्टेंट निकालें तो रूट में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस। यहाँ थीटा कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। मेरे को एक बड़ी अच्छी बात मालूम पड़ी, क्या, I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर 2I1 I2, I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2, इतना हिस्सा दोनों में सेम है, पर cos 30 cos 60 दोनों में अलग है, यानी दोनों में थीटा अलग है। तो cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी जो दोनों केस में रिजल्टेंट है वो अलग आ रहे हैं। अगर करंट हुआ वेक्टर, करंट वहां से मेरे पास आया तोड़ के, बोला भाई साहब तूने मेरे साथ गद्दारी करी है, 20 लाख रुपए पकड़ अपने, निकल यहाँ से, मैं नहीं हूँ वेक्टर। बोला मैं वेक्टर नहीं हूँ, आज के अंदर पैसे दे मत देना, इतनी झूठी एक्टिंग मेरे पे नहीं करी जाएगी। मैंने कहा करंट भैया माफ कर दो, गलती हो गई। बोला ठीक है माफ कर दिया, अगली बार ना आना मेरे पास, मैं वेक्टर नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया वेक्टर नहीं हो तो देखिए हमें मालूम पड़ गया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा करंट, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए थी, पर दोनों के इसमें 7 एम्पियर आ रहा है, यानी इस एंगल से घंटा फर्क नहीं पड़ता करंट को, यानी करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो सुनिए आप आगे बात, तो करंट कौन सी क्वांटिटी है लाला, ना स्केलर है ना वेक्टर है, तो भैया ये बताइए जरा कि करंट कौन सी क्वांटिटी है। मैंने कहा
ना तो करंट स्केलर ना वेक्टर, करंट है आपकी टेंसर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड हो, जो डायरेक्शन का जिनमें डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस हो, पर जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना कर रही हो, ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। पर जो हमारा सिलेबस है 12th क्लास का, उसके हिसाब से जो करंट है वो हमारा स्केलर ही है। ये सिलेबस के हिसाब से है, क्योंकि ये जो बात मैंने आपको बताई है हायर लेवल की है। तो सुनिए, ये हमको मालूम पड़ गया कि करंट टेंसर है और हमारे लेवल पे करंट को स्केलर है। मान लो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट क्वांटिटी इज करंट, ऑप्शन दे दिए स्केलर, वेक्टर, टेंसर, नन ऑफ दिस। आप क्या टिक करोगे? टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि वहां पर टेंसर दे रखा है। अगर आपको दे रखा होता ऑप्शन, टेंसर नहीं दिया होता, मान लो क्वेश्चन पूछता व्हाट क्वांटिटी करंट इज, स्केलर, स्केलर एंड वेक्टर बोथ या नन ऑफ दिस, तो आपको इस केस में स्केलर टिक करना था। आई होप ये वाला पॉइंट आपको बड़े मजे से समझ में आया होगा, और अगर आपको मजा आया होगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सुनिए, आगे जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त पॉइंट है, और जो समझने में भी बड़ा आसान है, और उसमें थोड़ी सी फिल्मी बात आएंगी। तो सुनिए, तीसरा पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने कहा करंट में डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस है, तो बताइए डायरेक्शन कैसी होती है करंट की। सुनिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से। कौन से बचपन से भैया? भैया हम पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th से। क्या पढ़ते आ रहे हैं? कि जो करंट होता है ना, करंट वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, तो करंट जा रहा है ऐसे। क्या ये बात सच है? उस करंट को हमने नाम दिया था क्या? उस करंट को हमने नाम दिया था कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट ये वो करंट है जो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, मैंने क्या करा, ऐसे करके इससे जोड़ दी मैंने बैटरी। ये हो गई बैटरी, ये प्लस है, ये माइनस है। हमें पता है प्लस से ये वाला एंड जो होगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी हाई पोटेंशियल। ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी लो पोटेंशियल। अब हमें पता है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अगर हम बैटरी कनेक्ट करें, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जनरेट हो जाता है हाई टू लो पोटेंशियल। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाएगा, ऐसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज डालें, तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज डालें उसमें जो फ्लो होता है, जो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक डायरेक्शन की तरफ। ऐसे हमने पढ़ा है। पर चर्चा यहाँ पर हो रही है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो उस पर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। इस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इसमें फोर्स। ये मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे हैं, तो इधर लगेगा। तो हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि जो करंट होगा, यानी जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब एक बात बताइए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि जो करंट होगा वो इस तरफ जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इस सोर्स से एनर्जी लेते हैं,
एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी लेके ये जिसको हमें किसी चीज़ को रन करना है, मान लो पंखा चलाना है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाएगा, पंखे को देख के वापस आएगा। तो एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, तो करंट उल्टी डायरेक्शन में कैसे फ्लो कर रही है? तो जो वास्तव में होता है ना, वास्तव में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो ऐसे नहीं होती, वो ऐसे होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। अब जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में जो करंट है, इसका हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉनिक करंट। साइंटिस्ट आए, बोले कि इस डायरेक्शन में जो करंट है, जो रियल करंट है, वो ही होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा हाई टू लो होती है। कैसे? पानी ऊपर रखा है, हाई पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे लो पोटेंशियल एनर्जी है, तो पानी कहाँ फ्लो करेगा? हाई टू लो। यानी ऊपर प्रेशर भी हाई है, नीचे प्रेशर लो है, तो हाई टू लो प्रेशर पानी फ्लो कर रहा है। ऐसे ही हीट आपकी कैसे फ्लो करती है? कोई हॉट बॉडी है, कोई कोल्ड बॉडी है, मैंने टच करा दी तो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हो गई। यानी हमने देखा है हाई टू लो होती हैं ज़्यादातर चीज़ें, पर इसमें देखो जो करंट फ्लो कर रहा है वो लो टू हाई कर रहा है। वास्तव में ये तो बात सही है कि लो टू हाई कर रहा है, पर जो हमारा ये समाज है ना, वही फिल्मी स्टाइल में, फिल्म में कोई आदमी आया किसी सोसाइटी में रहने, और वो बड़े बड़े अजीब से काम करता है, पागलपंती करता है, नाचता है इधर उधर, दारू पीता है, फालतू के काम करता है, तो समाज वाले क्या कहेंगे? अरे इसको भगाओ यहाँ से, भगाओ। वो क्या करेंगे? उसका बहिष्कार कर देंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग आए, बोला कि ये तो गलत है ना, ऐसे ना चल पाएगा, कि लो टू हाई क्यों करता है? ऐसे होता ही नहीं है, सारी चीज़ हाई टू लो करती हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या करा? अरे भाई ये तो दिक्कत हो गई, ये तो बड़ी दुविधा की बात है। साइंटिस्ट ने बोला चलो इन समाज वालों को थोड़ा सा कन्विंस किया जाए, और इनकी वजह से हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या क्या चेंजेस करें? साइंटिस्ट ने बोला कि इनको कन्विंस कर लेते हैं, इनको समझा देते हैं, इनकी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। उन्होंने, साइंटिस्टों ने कहा क्या कि कि जो करंट है, करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। वास्तव में तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है जो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करता है, पर साइंटिस्टों ने जस्ट समाज को कन्विंस करने के लिए उन्होंने क्या करा? एक नया करंट निकाला। इमेजिन करा ये करंट, ये करंट रियल नहीं है, ये करंट की जो डायरेक्शन है वो रियल नहीं है, ये इमेजिन करा कि जो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है और जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसी को नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। यानी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करेगा उसको नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंस कर दिया समाज वालों को, और ये नई करंट की डायरेक्शन बताई। तो यही करंट हम आगे चर्चा करेंगे पूरे चैप्टर में। तो वास्तव में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। पर समाज ने करा बहिष्कार, तो साइंटिस्टों को करना पड़ा कुछ काम। उन्होंने करा काम, निकाल दिया एक नया नाम, क्या? कन्वेंशनल करंट। तो सुनिए, अब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन शू, या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो हाई टू लो, एक तो ये हो गई, एक हो गई हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कैसे भी कह लो, बात एक ही है। तो ये तो कन्वेंशनल करंट हो गया, डायरेक्शन हो गई करंट की। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन की सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अब वो हमारे काम का नहीं है। हमने नया नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। आई होप आपको ये भी एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर होगा। सुनिए, आगे बढ़ाता हूँ मैं, नोट करना हो तो आप कर लीजिए। आगे बढ़ाता हूँ, बड़ा मज़ेदार एक और पॉइंट बताऊँगा आपको, सुनिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आज आपको सुनाई नई कहानी, जो कहानी बनाई थी साइंटिस्टों ने, बड़ी पुरानी। और भाई साहब, कितने साइंटिस्ट होशियार होते होंगे भैया, मुझे तो डर लगता है
कि कैसे सोच लेते हैं इतना बढ़िया। पर कोई भी काम इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। आप जिस काम को बड़ी शिद्दत से चाहें, बड़ी ईमानदारी से आप उसकी तरफ लग जाएं, तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। अब सुनिए, अब आगे पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं कि करंट का कॉज क्या होता है। कॉज ऑफ करंट। तो अलग अलग मटेरियल के लिए जो करंट का कॉज होता है वो अलग अलग होता है। सुनिए, मटेरियल्स मटेरियल्स कॉज ऑफ करंट। कॉज ऑफ करंट, जैसे कि हमें पता है कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं करंट का कॉज, क्योंकि वो बैटरी लगाते हैं तो एनर्जी लेके करंट फ्लो कराते हैं। ऐसे अलग अलग मटेरियल के लिए जो करंट को फ्लो कराने के लिए थिंग्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। सुनिए, पहली बात कर रहे हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स। सेकंड बात करेंगे हम सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स। थर्ड बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिटिक्स सॉल्यूशंस। और चौथी बात करेंगे हम क्या, गैसेस। सुनिए, कंडक्टर के केस में क्या होता है हमें पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन करंट का कॉज होते हैं। ऐसे सेमी कंडक्टर एक चैप्टर आएगा आगे आपके फिजिक्स में ही। सेमी कंडक्टर के केस में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब होल्स क्या है, ये सेमीकंडक्टर में आगे पढ़ा जाएगा। होल्स वैसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, या फिर हमने कहा था लिक्विड के केस में क्या होता है, करंट फ्लो कराना होता है तो फ्री आयंस होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। गैसेस के केस में क्या होता है आपका, गैसेस के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आपका होता है पॉजिटिव आयंस। अब देखिए गैस के केस में समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन क्यों होते हैं, नेगेटिव आयन क्यों नहीं होते। आपने मान लो नियॉन लिया, नियॉन गैस। नियॉन गैस में से आपने एक इलेक्ट्रॉन भगा दिया तो क्या काय में कन्वर्ट होगा, ये नियॉन प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए चार्ज, तो ये करंट फ्लो करा देंगे। तो हमने ये देखा कि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो करंट का कॉज है वो भी डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं जो करंट फ्लो कराने में मदद देते हैं। तो देखिए ये आपके सामने था, ये टेबल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपकी नॉलेज के लिए है। सुनिए आगे आगे सुनिए, एक और पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद 2-3 पॉइंट बचेंगे वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मेरी कोशिश है आपको बहुत अच्छे से समझाने की। तो सुनिए आगे सुनते हैं क्या है। आगे हम बात करने वाले हैं एक ऐसा पॉइंट जो काफी ज्यादा सोचने वाला है। इतना भी सोचने वाला नहीं है, पर दिमाग लगाओगे तो आंसर की तरफ पहुंच जाओगे। आपने ऐसे सोचा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, दिमाग की बत्ती जली और आंसर आएगा। सुनिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या, मेरे पास एक ये वायर है, इसको मैंने बटरिया से जोड़ दिया है, ये मैंने बटरिया लगा दी है, इसमें मैंने बटरिया लगा दी है, ये प्लस है ये माइनस है। एक वायर नंबर 1, एक वायर है मेरे पास, ऐसा ही एक और वायर है। मैंने क्या करा है, ये वायर लिया है और ये ऐसे ही छोड़ दिया है। अब मेरे को आप बता सकते हो क्या ये वायर चार्ज है या अनचार्ज है, क्या ये वायर चार्ज है या अनचार्ज है, क्या आप बता सकते हो। सोचो सोचो दिमाग लगाओ, क्या ये चार्ज है या फिर अनचार्ज।
क्या ये चार्ज है या अनचार्ज? सोचो, इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं है, इसमें बैटरी कनेक्ट है। ये तो अनचार्ज है, आपको पता होगा क्यों अनचार्ज है। सुनिए, इसका रीजन बड़ा अच्छा है। हमें मालूम है इस दुनिया में, ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर एटम ना हो। और एटम है तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। पर हमें एक बात मालूम है, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है नेचर में। कैसे नेचर में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? हमें ये पता है, सब चीज में एटम है ना? बिल्कुल है। सुनिए, आपने लिया क्या, आपने मान लो यही है, मेरे पास यही है, मेरे पास ये मार्कर है, इसमें एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। क्या इसे टच करने पे मुझे करंट मार रहा है? क्या इस पर कोई चार्ज है इस वक्त? चार्ज है इस पर कोई वक्त? मैंने कहा चार्ज तो बिल्कुल है लाला, पर जो इस पर नेट चार्ज है ना वो जीरो है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने एटम हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। यानी ये जो वायर होगा इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। अब ये मैंने आपको बना के दिखा दिया है, पर इसमें बहुत सारे पॉजिटिव बहुत सारे नेगेटिव होंगे पर बराबर होंगे। तो नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज होगा जीरो। ऐसे इस केस में अगर आपका आंसर है ये चार्ज वायर है तो आपका आंसर गलत है। क्यों? सुनिए, इसको समझने की कोशिश करिए। इस कंडक्टिंग वायर में भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसे कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। पॉजिटिव चार्ज किसे कह रहे हैं? जो एटम है उन पर से इलेक्ट्रॉन हट गए तो उनको पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं। अब बात एक गौर करने वाली बात है, ये अनचार्ज कैसे है? ये मैं कह रहा हूँ ये है अनचार्ज। अनचार्ज से क्या मतलब है? यानी नेट चार्ज जीरो है, इसमें नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। आपने कहा कैसे हैं जरा बताना। तुमने बैटरी जोड़ रखी है, बैटरी जोड़ रखी है तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, यहाँ हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ इसे रफ कर लीजिए, यहाँ लो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब सुनिए, ये जो वायर है ये भी तो एक मेटल की है, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। यानी यानी इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे यहाँ पर। अब मैंने आपसे कहा कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। हाँ भाई बिल्कुल होंगे, क्योंकि किसी भी एक मीटर क्यूब किसी के कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 28, 10 की पावर 6 कितना होता है? 1 मिलियन। ये तो 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी बहुत सारे। कितने में? सिर्फ 1 मीटर क्यूब में। और ये तो भैया बहुत हो गया। तो सुनिए, इसमें खचाखच इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे? देखो, ऐसे ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमें एक बात मालूम है, जो जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उनके अंदर जो एटम होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं। देखिए, खचाखच इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर, वायर के अंदर। ऐसे इस कंडक्टर के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए, अब क्या होगा, जैसे ही बैटरी कनेक्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगता है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल रखेंगे तो कितना फोर्स लगता है? F बराबर क्यू ए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो इधर चलना चालू करेंगे, इधर चलना चालू करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घुस गया, ऐसे करके यहाँ से कम हो गया एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये वाला आगे शिफ्ट होगा, ये वाला आगे शिफ्ट होगा, ये आगे शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट होते होते जो ये वाला होगा ये इधर आ जाएगा, यानी ये इधर बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आपका, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो निकला, पहले वायर था अनचार्ज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें घुसा, ऐसे ऐसे टकराएंगे, इसके बीच में स्पेस नहीं है, टकरा टकरा के एक इलेक्ट्रॉन उसी वक्त, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घुसेगा, यहाँ घुसेगा, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा।
क्यों? क्योंकि शू करके एकदम स्पीड से ये आपस में टकराएंगे। टकराएंगे तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घुसेगा। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ? एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। पॉजिटिव चार्ज कितना? एक दो तीन चार। अरे भाई, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आया अभी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया है, इसमें आ गया वायर में, और यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ चार पॉजिटिव है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैंने कहा पागल हो क्या, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो इसमें जगह तो है नहीं, जगह तो है नहीं, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन गया वो इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देके यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा यहाँ से। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला हुआ, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसा हुआ। यानी देखो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अभी भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो बराबर है। यानी ये जो वायर है वो कैसा है? क्या आपको कहानी ये समझ में नहीं आई कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो एक इलेक्ट्रॉन अंदर कैसे आया? तो समझिए इस बात को, बड़े अच्छे एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। मान लो एक गुफा है, गुफा, ये कोई आपकी एक गुफा है, बनाता हूँ। ये एक गुफा है, गुफा के बाहर लड़ाई हो रही है, बंदूकबारी हो रही है, इधर से गोली चल रही है, इधर से गोली चल रही है, ऐसे लोग भाग रहे हैं इधर से उधर। अब क्या है, यहाँ पर पहले से गुफा में जाके तीन लड़के बैठ गए हैं। ये तीन लड़के बैठे हैं, यहाँ पर दो लड़कियां बैठी हैं, और अब इस गुफा में बिल्कुल जगह नहीं है। मान लो ये बैठा है, ये मान लो मैं बैठा हूँ प्रणव, आगे मान लो राजू बैठा है, काजू बैठा है, और श्याम बैठा है, राम बैठा है। अब क्या होगा, एक लड़का बाहर घूम रहा है, मान लो दुष्यंत घूम रहा है। दुष्यंत कहेगा अरे मेरे को अपनी जान बचानी है, तो दुष्यंत क्या करेगा, इस गुफा में जाएगा। जैसे ही दुष्यंत इस गुफा में अंदर जाएगा, इसमें जगह तो है नहीं, जैसे ही जाएगा तो धक्का धक्का देगा यहाँ से। जैसे ही यहाँ पर दुष्यंत आएगा, इधर दुष्यंत आएगा, तो प्रणव क्या होगा, राजू की जगह शिफ्ट, राजू काजू की जगह शिफ्ट, काजू श्याम की जगह पे शिफ्ट, श्याम काजू श्याम की जगह पे, और श्याम राम की जगह पे। और भाई साहब राम क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब ये बताओ, जैसे ही दुष्यंत अंदर गया होगा, तुरंत जैसे ही अंदर गया होगा, तुरंत सब में धक्का लगा हुआ, उसी टाइम पे एट द साइमल्टेनियस मूवमेंट ये राम बाहर निकल गया होगा यहाँ से। यही केस है, इलेक्ट्रॉन इतने क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स लगाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बिल्कुल जगह नहीं है, तो शू करके एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। यानी जो नेट चार्ज है वो अभी भी जीरो है। तो हमने इससे क्या सीखा, अगर कोई भी वायर हो, कोई भी मटेरियल हो, कंडक्टर हो, अगर उसमें हमने बैटरी जोड़ा है, तो नेट चार्ज जो होगा उस कंडक्टर का वो ऑलवेज कितना होगा, ज़ीरो। यानी जो वायर है या कंडक्टर है वो अनचार्ज रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज लीविंग फ्रॉम वन साइड ऑफ कंडक्टर एट द सेम टाइम अनदर, या फिर electron leaving from one side of conductor at the same time electron entering from the one side of conductor at the same moment और simultaneously। यानी जिस टाइम पे जो एक सेकंड या फिर किसी भी सेकंड पे जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसी सेकंड पे एक इलेक्ट्रॉन घुसेगा। यानी नेट चार्ज अभी भी ज़ीरो है, यानी जो वायर है वो अनचार्ज है। आपको ये पॉइंट समझ में आया? बड़े अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये पॉइंट, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझाया है। मैंने आपको पूरी अपनी शिद्दत और मेहनत से, लगन से समझ के और पढ़ के आपको ये पॉइंट बताया है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो सुनिए आगे एक बात। आगे दो या तीन पॉइंट और बचे हैं जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पर उसकी बात करने से पहले आप मेरी एक बात सुनिए। इस संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप चाहो और कर ना सको।
मैं एक एग्जांपल लूँगा अच्छा सा। मान लो कोई लड़का है, उसे उसे किसी ने गेम बताया कि तू पबजी खेल, पबजी बड़ा मस्त गेम है। उसने कहा ठीक है, उसने घर पे गया और उसने पबजी गेम डाउनलोड कर लिया। अब उसने पबजी गेम डाउनलोड कर लिया और वो खेलने लगा। तो खेलने लगा पबजी गेम, तो वो पहले खेलेगा तो उसे खेलना नहीं आएगा। वो खेलेगा ऐसे ऐसे करके, उंगली चलाएगा ऐसे, उसे खेलना नहीं आएगा। धीरे धीरे उसे इंटरेस्ट बनेगा। जैसे वो डेली उसमें लगेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसमें खेलेगा, धीरे धीरे उसका गेम खेलने का तरीका अच्छा होता जाएगा। सेम केस इसमें है। आपकी जो पढ़ाई है वो भी एक खेल है। उस खेल को आप जितनी बार खेलोगे, जितनी बार पढ़ाई को, किसी चैप्टर को आप पढ़ोगे, उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप उतनी बार उसमें कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और आपको उस चैप्टर में परफेक्शन हासिल मिल जाएगी, उस सब्जेक्ट में परफेक्शन हासिल मिल जाएगी। तो आप ये समझ के पढ़िए कि आपको एक खेल खेलना है, जिस खेल से आपके माता पिताओं को खुशी होती है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और आपके लिए वो खेल है, तो उसको खेलिए। और ऐसे ही आगे जो चैप्टर आने वाले हैं उनमें खेल खेल में चैप्टरों को ख़त्म करेंगे और बड़े मज़े से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक कर दीजिएगा। और आपको जो भी टॉपिक कोई पढ़ना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, आपको क्या टॉपिक बताना है या फिर आपको क्या टॉपिक मुझसे पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं उसमें सामर्थ्य हूँगा बिल्कुल आपको बताऊँगा और बड़े मज़े से बताऊँगा एग्जाम्पल दे दे के। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।